दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रीडर्स में। आज से हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण से शुरुआत करते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण जिसे ध्वनि भी कहते हैं। अच्छा, वर्ण और ध्वनि में पहले अंतर क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भाषा विशेषज्ञ थे, उन्होंने जब इसको डिज़ाइन किया तो उन्होंने देखा कि सबसे छोटी इकाई क्या है। हम जो भाषा बात कर रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। तो उसकी सबसे छोटी इकाई उन्होंने देखा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमने बोला अ, या हमने बोला आ, ई, कुछ भी बोला, तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। यानी शुरुआत हुई है ध्वनि से। ध्वनि हमने एक छोटी से छोटी, अगर हम कुछ बोलना चाहेंगे, कम से कम बोलना चाहेंगे, तो एक ध्वनि निकलेगी। तो वो होती है हमारी सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अब वर्ण क्या है? ध्वनि को जब हमने लिखा, किसी को लिख के दिखाया कि अब हम जो भी ध्वनि बोल रहे हैं उसे हमने लिखा, तो जो लिखा हमने अ लिखा, हमने लिखा अ, हमने बोला अ, तो अब बोला तब तो ध्वनि थी, लेकिन जब लिखा तो वो वर्ण हो गया। तो ये होता है वर्ण। अ, आ, ये सारे वर्ण हैं। कुछ भी बोलेंगे हम, क बोलेंगे क, तो क में क्या रहता है कि क एक अक्षर है। इसके वर्ण अगर निकालेंगे तो क बनेगा हलंत वाला प्लस अ। तो इसमें दो वर्ण हैं। कौन कौन से? क और अ। इस प्रकार से इसमें वर्ण की डेफिनेशन दी गई है। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लिख सकते हैं, वो होता है वर्ण। और ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो होती है ध्वनि। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ये देख लेते हैं कि एक शब्द में कितने वर्ण होते हैं और कितने अक्षर होते हैं। तो जैसे कि एक शब्द दिया है राम, राम ही ले लो, जय श्री राम। तो राम में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं, र और म। राम दो अक्षर हैं इसमें। अगर वो पूछता है इसमें कितने अक्षर हैं, तो दो अक्षर हैं। अगर वो पूछता है वर्ण कितने हैं, तो वर्ण है इसमें चार। कैसे हैं? अभी मैंने आपको बताया। र जो कि हलंत के साथ में रहेगा, प्लस अ, प्लस सॉरी बड़ा राम है इसलिए, तो और फिर म जो कि हलंत के साथ में रहेगा, प्लस अ, तब मिलके चार अक्षर बनेंगे। ये क्लियर दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया है। तो ये चार वर्ण हैं राम के अंदर और अक्षर हैं दो, तब एक शब्द बनता है मिलकर के। और शब्द मिलकर के एक वाक्य में जुड़ जाते हैं शब्द, तो वो पद कहलाते हैं। और कई शब्दों का समूह पदबंध कहलाता है। पद और पदबंध मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से मिलकर के एक भाषा बनती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये मैं अलग से जब पदबंध पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। तो अभी इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि एक शब्द में कितने वर्ण होते हैं और कितने अक्षर होते हैं। वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो वर्ण से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है वो MPSI PEB द्वारा पूछा गया है, व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो वर्ण विग्रह दिया हुआ है, इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा? तो इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा? यानी कि ये विक्षेपण दिया हुआ है, ये पूरा जो शब्द होता है उसको विक्षेपण कर दिया गया है, इसका विग्रह कर दिया गया है। वर्ण विग्रह, जैसे संधि विग्रह होता है ऐसे ही इसका वर्ण विग्रह कर दिया गया है, विक्षेपण कर दिया गया है। इसका संक्षेपण करना है। संक्षेपण क्या होगा? तो ये मैंने अभी बताया था शब्दों को कैसे करते हैं। इसमें दिया हुआ है आ, फिर र दिया हुआ है, उसमें हलंत लगा हुआ है। और तो आ तो अपन कंप्लीट लिखेंगे, आ पूरा दिया हुआ है। र पे हलंत लगा हुआ है यानी र आधा है। र के बाद कोई मात्रा नहीं है, आ ई, र के बाद कोई मात्रा नहीं है, तो ये आधा ही रहेगा। अगर कोई मात्रा होती, जैसे कोई स्वर होता आ ई ऊ, तो र कंप्लीट हो जाता, लेकिन र कंप्लीट नहीं किया है इन्होंने, ये छोटा रखा है। तो इसके बाद वाले स्वर पर लगेगा र। एक तो नीचे लगाते हैं और एक ऊपर लगाते हैं, तो इसके साथ तो आने वाला नहीं है र, क्योंकि जो आधा है उसके साथ में आएगा। तो य के बाद में आएगा य, और य के बाद में क्या दिया है? आ। तो य और आ मिलकर के या बनेगा, या। ये य और आ मिलकर के या बनेगा।
और जो आधा र है वो यहाँ पर लिखने की बजाय इसके ऊपर लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हलंत के द्वारा, तो उसको लिखा कैसे जाएगा एग्जैक्ट रूप में, यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद व दिया हुआ है व, तो व के साथ में स्वर दिया हुआ है यानी कंप्लीट है व, तो व हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर र दिया हुआ है, ये भी आधा र दिया हुआ है, तो ये रहा, हम ऊपर लिख देंगे। त के साथ में स्वर दिया हुआ है तो त कंप्लीट है, तो त के पास में त के साथ में अ दिया हुआ है तो ये छोटा त रहेगा। तो आर्यावर्त ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और व्यापक ने पूछा है, इसका शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या होगा। तो ये दिया हुआ है, इसमें पहले दिया है प स्मॉल है, इसके बाद में अगर बड़ा स्वर दिया हुआ है, कोई भी स्वर दिया हुआ है तो ही ये कंप्लीट होगा। तो प के बाद में स्वर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प के बाद आ स्वर दिया हुआ है यानी पा हो जाएगा, ये पा। तो यहाँ पर इसके लिए हम पंचमाक्षर जो होता है, इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, पंचमाक्षर जो होता है उसके लिए हम ये अंकी बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा पा। उसके बाद च के बाद में स्वर दिया हुआ है बड़ा, तो ये चा हो जाएगा। ठीक है, फिर ल के बाद में बड़ी ई दी हुई है, तो ल पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पांचाली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पांचाली। ठीक है, ऐसा एक और फिर पूछा गया है कि ये है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो ये आपको विग्रह करना पड़ेगा। पिछले 2 क्वेश्चन में आपको विग्रह करके दिया था और उन्होंने पूछा था कंप्लीट वर्ड क्या होगा। इसमें उन्होंने पूछा है, ये भी एमपीएसआई का क्वेश्चन है, एमपीएसआई व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो पहले पक्षी का विग्रह करना पड़ेगा। पक्षी का विग्रह कैसे होगा, प, ठीक है, इसमें हलंत लग करके अ बनेगा, तभी तो प बनेगा, ये प। फिर छ, ये वाला छ ये कैसे बनता है, ये बनता है क, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, व्यंजन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद, पहले ये बता देता हूँ। पक्ष, और ये ऐसे बनता है क और श, षटकोण वाला सब मिल करके ये बनता है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम, अभी देख लो, मैं इसको आगे बताऊंगा पूरा क्लियर, कौन कौन से संयुक्ताक्षर हैं, ये कैसे कैसे बनते हैं। तो क हो गया और स हो गया। अब स पे भी हलंत आएगा यहाँ पर, इसके साथ में अ जुड़ेगा, सॉरी, इसके साथ में पक्षी है ना, तो ई जुड़ेगा, ई, पक्षी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पक्षी। तो उन्होंने क्या पूछा है कि कितने व्यंजन वर्ण हैं, यानी जो स्वर हैं उनको हटा दीजिए, तो ये हट गया, ये हट गया। अब व्यंजन कितने हैं, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। व्यंजन वर्ण पूछे हैं तो व्यंजन वर्ण बताने हैं, स्वर पूछे हैं तो स्वर बताने हैं, कंप्लीट पूछा है तो कितने कंप्लीट वर्ड हैं, वो कंप्लीट पूरे वर्ड पूछता कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम 5 लगाते, लेकिन उसमें केवल व्यंजन वर्ण पूछा है तो हमने 3 लगा दिया कि ये है। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था, थोड़ा सा ध्यान भूल गया था मैं, चलो कोई बात नहीं। अब ये हो गए हमारे क्वेश्चंस जो वर्ण के आधार पर पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, वर्ण हमारे पास कई सारे वर्ण इकट्ठे हो गए थे, हमने सोचा कि अब इतने सारे वर्ण हैं, इनका क्या किया जाए, इनको व्यवस्थित क्रम में रखा जाए जिससे ये हमें याद हो सके और हमें पता चल सके कि कौन सा वर्ण किससे मिलता जुलता है, भाई कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। घर बनाते हैं तो घर में भी तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रखते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी, उसी प्रकार से वर्णमाला बनाई गई। तो वर्णमाला में जो एक टाइप के वर्ण थे वो एक तरफ रखे गए, दूसरे टाइप के दूसरे साथ में रखे गए, तीसरे टाइप के दूसरे, इसमें स्वर अलग रखे गए, व्यंजन अलग रखे गए, इस टाइप से एक वर्णमाला बनाई है। जो ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है ये आपकी वर्णमाला है, इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे। इसमें ये ऊपर वाले स्वर हैं, ये सारे स्वर दिए गए हैं, स्वर, उसके नीचे वाले ये सारे व्यंजन दिए गए हैं, व्यंजन। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और ये 2 अयोगवाह हैं, ये अयोगवाह हैं, ये स्वर हैं ये वाले, और ये है अयोगवाह, अयोगवाह।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम एक एक से पढ़ लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और अयोगवाह क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी है? सो हमारे जो स्वरों की संख्या है वो है 11। कभी भी कोई पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे स्वर, यानी कि 2, 4, 6, 7, 9 और 11। टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। ये हमारे स्वरों की संख्या है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो 11 है। ठीक है, अयोगवाह को मिला करके कितनी है? तो 13 है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग, अह, ये दो होते हैं अयोगवाह। ठीक है, पहले चर्चा कर लेते हैं हम स्वरों पर, फिर हम चर्चा करेंगे अयोगवाह पर। इसमें से मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर अगर पूछा जाए कि मूल स्वर कौन से हैं, तो अ हो गया, अ से मिलकर आ बना है तो अ मूल स्वर में आ गया। ठीक है, ई से मिलकर के ई बना है, दो अ मिलकर के आ बने, ऐसे ही दो ई मिलकर के बड़ी ई बनी, तो ये मूल स्वर हो गया, क्योंकि ये तो किसी को मिलकर बनी है, ये मूल स्वर है। जैसे ही छोटा ऊ, ये मूल स्वर हो गया, और री, ये मूल स्वर हो गया। अब ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ए जो होता है वो अ प्लस ई से मिलकर के ए बनता है, और फिर अ प्लस ए मिलकर के बड़ा ए बनता है। इसी प्रकार अ प्लस ऊ मिलकर के ओ बनता है, ओ, और ये अ प्लस ये वाला ओ मिलकर के औ बनता है। ठीक है, तो मूल स्वर कौन से हुए जिनसे कुछ बन रहा है? ये है, ये है, ये है और ये है। ये चार हमारे मूल स्वर हैं, ये चारों। ठीक है, ये चारों मूल स्वर हैं। तो बचे हुए क्या हुए? बचे हुए संयुक्त स्वर हुए। ये सारे संयुक्त स्वर हैं। इसमें आ और ई भी जोड़ लें तो ये सारे हमारे क्या हुए? संयुक्त स्वर या संधि स्वर। संधि स्वर, क्योंकि ये संधि करके बनाए हुए हैं, किसी न किसी दो शब्द, दो वर्णों को मिला करके बनाए गए हैं स्वर, दो स्वरों को मिलकर के बनाए गए स्वर हैं, तो ये संयुक्त स्वर या संधि स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? आ, ई, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इनके उच्चारण देख लेते हैं कि कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है। हमारा जो मुख होता है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कौन सी चीज, कौन सा जो वर्ण है वो कहाँ से बोला जा रहा है, क्योंकि ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मुंह समझना पड़ेगा आपको। तो ये मुंह बना रहा हूं मैं बढ़िया सा। मुंह तो बढ़िया ही होता है ना। ये नाक है भाई उसकी, है ना। उसकी किसकी? अपनी ही है। ये ओष्ठ है। अरे ये क्या ज़्यादा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। ये थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आँख होती है। ठीक है, ये हो गया। ये मुंह है। अब इसमें आपको मुंह की संरचना देखनी है कैसी होती है अंदर से। आपका मुंह यूँ होता है, यहाँ पर दांत होते हैं, टच करके देखो, ये दांत हैं, ये निचले दांत हैं, ये ओष्ठ हैं, ऊपर का नीचे का होठ। इसके बाद ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो पहले यूं होता है, फिर थोड़ा सा यूं होता है और यूं होता है। ठीक है, फिर ये गले में चला जाता है। ये यहाँ हमारा कंठ होता है, कंठ। तो यहाँ से जो ध्वनि उच्चारित होगी वो क्या कहलाएगी? कंठ। और ये होस्ट, ये दंत्य। ठीक है, ये हो गया कंठ। अब हम आते हैं तालव्य, मूर्धन्य। ये चीज़ें समझ लेते हैं कि ये कहाँ होती हैं। तालव्य में और मूर्धन्य में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तालव्य क्या होता है? हमारे मुंह की ऊपरी छत। देखो यहाँ पर जीभ है हमारी, इससे बना देता हूँ जीभ। ये हमारी जीभ है, ये जीभ है हमारी। ठीक है,
ये अंदर तक गई हुई है, यहाँ से आई हुई है। अब जब जीभ हमारी ऊपर टच करेगी तो जो ज़्यादा एरिया टच करेगी, यानी कि ये पूरा तालव्य है, ये ऊपर का जो छत रहती है मुंह की वो तालु होता है, इसको पूरे को हम तालु कहते हैं। तालु यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, यहाँ टच, कहीं भी टच करे वो कहती है तालु या तालव्य। ठीक है। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य होता है जस्ट एक जगह पर टकराए, यहाँ टकराती है, यहाँ। ये आपने देखा होगा, अपने जीभ से आप टच करके देख सकते हो कि जब आप ट बोलोगे तो यहाँ से बोलोगे ट, तो ये जो एरिया है वो कहलाता है मूर्धन्य। ठीक है, ये मूर्धन्य हो गया। और दंत्य तो आपको पता ही है कि ये दोनों हिस्से आपके दंत्य हैं और ये ओष्ठ हैं। ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, अब हम एक एक से बोल बोल कर देखेंगे तो हमें सारा क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बोल के ही आपको पढ़ना है, हिंदी में बिना बोले कुछ नहीं होता है। आप बोलोगे, आप जितना सीखोगे हिंदी को बोलना उतना आपको याद करने में सरलता होगी। और आप नहीं बोलोगे, आप रटने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तालब कौन सा था, मूर्धन्य कौन सा था। तो ये क्या है, बार बार याद नहीं करना है, बोलना है। जितना बोलोगे उतना आपको ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से बोली गई है तो ये होगी। अब आपको पता चल गया कि पूरी छत से अगर टकराएगा, जैसे हमने च बोला, च बोलते हैं तो हमारी जीभ का ज़्यादा सा एरिया कवर करता है च, तो हमारी जीभ का ज़्यादा एरिया जब ऊपर टच होता है तो वो तालु कहलाता है। और अगर हम ट बोलते हैं, च की जगह पर हम ट बोलते हैं तो हमारी जीभ का बिल्कुल पॉइंट टकराता है यहाँ पर, तो वो मूर्धन्य कहलाता है। तो अभी हम पूरा क्लियर कर लेंगे जब हम व्यंजन पढ़ेंगे। अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर में देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से बोली जाती है। जो हमारे दो स्वर हैं अ और आ, ये हमारे कंठ हैं। अ, आ और अह, यहाँ पर देख लेते हैं। अ, आ और अह, ये अयोगवाह है, लेकिन इसको अपन जोड़ लेते हैं क्योंकि अगर पूछा जाए कि अह कहाँ से बोलने वाला वर्ण है तो यह है कंठ्य। क्लियर है? अ, आ, अह, ये कंठ से बोल रहे हैं, यहां से आवाज आ रही है तो ये कंठ है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ई और ई, ये कहां से बोले जा रहे हैं? ई और ई ये कंठ से नहीं आ रहे हैं, ये कंठ के थोड़े ऊपर से आवाज आ रही है। अ बोलते हैं तो गहराई से बोलना पड़ता है, इसलिए ये कंठ से है। ई बोल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि जो जीव है उसको थोड़ा सा कर्व करना पड़ा, थोड़ा मोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर ई यहाँ पे मोड़ना पड़ रहा है, यानी तालु से थोड़ा सा इसका संबंध है, यहीं पे मोड़ रहे हैं। तालु की जो एरिया होता है वहीं पर तो हम मोड़ रहे हैं जीव को, तो क्या होगा कि ये यहाँ से आवाज आ रही है तो इसको बोलेंगे हम तालव्य। तो ई कहाँ से हो गया? तालव्य। ये पूछे गए क्वेश्चन है, मैं अभी एक आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा जो एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद ऊ और ऊ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कहां से बोले गए हैं? ये ओष्ठ की सहायता से बोले गए हैं। ओष्ठ, जब तक हम अपने होठों को मोड़ेंगे नहीं हम ऊ नहीं बोल सकते, हमें ऊ के लिए होठों को मोड़ना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ओष्ठ। ये आपको याद रखना है, ओष्ठ कर दो इसको। ठीक है। तो ये ऊ और ऊ कहां से बोले गए हैं? ओष्ठ से। ए आई, ए सॉरी ये गलत हो गया, ये दो मात्रा नहीं होती हैं, गलत हो गया। ये एक ही मात्रा होती है, हमेशा याद रखना। जब हम कोई व्यंजन लिखते हैं उस पर अगर आई की मात्रा लगानी है तो दो मात्रा लगाएंगे, लेकिन हम स्वर लिख रहे हैं ए, तो उस पर अगर आई लिखना है तो एक ही मात्रा लगाएंगे। ये मुझसे गलत हो गया। ठीक है, अब ये आपको याद रहेगा हमेशा। आई, ये कहाँ से बोले गए वर्ण है? ये है ए आई, यानी कि कंठ से बोला गया है, लेकिन आई बोलने के लिए हमें जीभ का भी सहारा लेना पड़ा है, जो कि यहाँ पर तालु के जगह पर
आई, यहाँ पर आपको टच करने को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हमने जीभ को कर्व किया है, तभी आप बोल पाएंगे आई। आई आप सिर्फ कंठ से नहीं बोल सकते, आपको यहाँ भी थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम कंठ प्लस तालव्य, यानी कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालु, ये हो गया ए और आई का उच्चारण। ठीक है, अब ओ औ, ओ प्लस औ, यहाँ पे दो मात्रा होती हैं, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे होठों को मोड़ना पड़ा और कंठ से आवाज आई, तो ओ औ, यानी होठों के पूरी पूरी सहायता लेनी पड़ी, यानी ओष्ठ प्लस कंठ, ये हो गए पांचों अपने। इसके बाद बचता है हमारा कौन सा, आह हो ही गया पहले ही, अब बचता है हमारा अंग, ये तो ये आपको पता ही है, ये अनुनासिक है, नाक की सहायता से बोले जाने वाला है, अनुनासिक, ये नाक की सहायता से बोले जाने वाला है, तो अनुनासिक हो गया ये। अनुस्वार, नाक की सहायता से बोलने वाला स्वर, अनुस्वार। स्वरों की संख्या 11 है, मूल स्वरों की संख्या 4 है, जिसमें अ, ई, उ और रे ये आते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। ये कहाँ कहाँ से बोले, ये बड़े स्वर हैं वो कैसे बने हैं, ये अ प्लस अ को मिला करके बना है, ये ई प्लस छोटी ई, ये दोनों को मिला करके बना है ई, अ प्लस ई बना करके ए बना है, ये सारे संयुक्त स्वर हैं, संधि स्वर हैं, ये आपने पढ़ लिए हैं। ये कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं, कहाँ से उच्चारण होता है, वो आपने पढ़ लिया पूरा। इसके बाद पढ़ते हैं हम अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह होता है जो ना तो हम जिन्हें स्वर में रख सकें और ना ही व्यंजन में रख सकें, इनका कोई योग ना बन रहा हो कहीं रखने का, उनको हमने अयोगवाह कह दिया है। स्वरों में क्यों नहीं रख सकते, पहले हमने स्वरों में रखा है, फिर भी हमने स्वरों में क्यों नहीं रखा है, ये हमें कंफर्म करना है। तो ये अ और अह, इसमें अ आ रहा है, इसमें कोई व्यंजन नहीं, क ख ग इस टाइप का कुछ नहीं है ना, अ है जो कि एक स्वरों की संख्या में आता है, इसलिए हमने इसे पहले स्वर में रखा। फिर हमें पता चला कि इसको अंग यानी कि अनुनासिक हो गया, जो कि व्यंजन के टाइप में है, तो इसे व्यंजन में रख दिया गया। अह, ह आ रहा है इसमें, तो ह क्या होता है, व्यंजन में आता है, इसलिए इसको व्यंजन में रखा। लेकिन अ की वजह से इसको हमने फिर से स्वर में रखा, तो ना तो ये स्वर का रहा न व्यंजन का रहा, इसलिए हमने इसको अयोगवाह कह दिया कि ये ना तो स्वर है न व्यंजन है, ये अनुनासिक है। और ये ह की वजह से इनको हम व्यंजन में भी रख सकते हैं, लेकिन व्यंजन में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसी भी व्यंजन पर मात्रा के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम बाकी स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ में, क के साथ में हम कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, के, तो ये क्या है, एक स्वर का हमने व्यंजन के साथ प्रयोग कर दिया। ऐसे ही क के साथ में हम बिंदी का प्रयोग करें तो कंग हो गया ये, ठीक है। हम ख के साथ में अगर दो बिंदी लगा दें तो ख हो गया, तो ये मात्रा की तरह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हमने इसको स्वर में भी रख के देखा। लेकिन ये अनुनासिक और ह की वजह से हमने सोचा कि ये तो व्यंजन टाइप के हैं, तो ये व्यंजन भी नहीं है और स्वर भी नहीं है, तो इनको क्या कह दिया गया, इनको कह दिया गया अयोगवाह। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अयोगवाह यानी जिनका किसी के साथ योग नहीं है, अयोगवाह कहलाए, अंग और अह। ठीक है, अंग का एक रूल होता है, अंग ये जो बिंदी है इसको लगाने का जो रूल है उसे और हम पढ़ लेते हैं कि ये रूल कैसे लगता है। ये लगता है जो व्यंजन होते हैं उनके पंचमाक्षर के साथ में पढ़ा जाता है इसको। व्यंजन जब पढ़ेंगे तो उनके जो पंचमे अक्षर होते हैं जो कि अनुनासिक होते हैं, अनुस्वार होते हैं, उनको हम इसके रूप में पढ़ते हैं। तो जब भी कोई शब्द लिखा है जिसमें जैसे कि कंगन है, कंगन, ठीक है, तो बिंदी लगी है क पे, ठीक है, लेकिन पढ़ा जाएगा इसको ग के अनुसार, यानी कि जिस वर्ण पर बिंदी लगी हुई होती है उसके नेक्स्ट वर्ड के अनुसार इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब ये आप याद रख लो कि नेक्स्ट वर्ड की बात साथ में पढ़ा जाएगा।
मैं इसको अभी जब व्यंजन कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद आपको क्लियरली समझाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आप याद कर लो कि इसका जो नियम होता है वो ये होता है कि जो जिस शब्द के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है उसके दूसरे वर्ड के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब स्वरों में एक स्वर और रह जाता है जिसे कहते हैं हम औ। ये जैसे हमें गॉड लिखना होता है, हम हिंदी में गॉड लिख देते हैं कई बार, ठीक है, ये लिखा है गॉड। हमें जैसे कि कुछ भी लिखना है, कॉम लिखना होता है, कॉम, तो कॉम, ठीक है, ये हमने कुछ शब्द हैं, तो ये हमारा पहले हिंदी में नहीं था। ये आगत स्वर है, ग्रहित स्वर है। आगत स्वर, ग्रहित स्वर का मतलब होता है आया हुआ स्वर या फिर ग्रहण किया हुआ स्वर। तो ये हमने इंग्लिश से, अंग्रेजी भाषा से हमने ये ग्रहण किया है। अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ने लगी जब हमने इंग्लिश को अपनाया या फिर हमने बोला, तो हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ने लगी, तो हमने इसको अपना लिया। तो ये एक स्वर है जो ग्रहित स्वर कहलाता है। व्यंजन तो कई सारे हैं जो ग्रहित हैं, जो आगत व्यंजन हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए व्यंजन हैं, लेकिन स्वर एक ही है जिसे कहते हैं औ, ठीक है। ओ, औ हमारे पास थे, औ नहीं था, औ, तो औ हमने वहां से ले लिया। ये हो गया कंफर्म। ये क्या है? आगत स्वर या ग्रहित। ये हमें याद रखना है। अगर पूछा जाए कि ओ क्या है, तो ओ आगत स्वर है, ग्रहित स्वर है। यह हिंदी भाषा का नहीं है, लेकिन हिंदी में ऐड बाद में कर लिया गया है। अब देख लेते हैं कि व्यापम ने प्रश्न किस तरीके से पूछे हैं। तो एमपीएसआई का ही एक प्रश्न और देख लेते हैं। ए और आई का उच्चारण स्थान है। ये देखो, ये प्रश्न आ गया जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया था। ये प्रश्न आ गया, ए और आई का उच्चारण स्थान है। तो हमने ये पढ़ा था कि कंठ और तालु, कंठ और तालव्य, ये कंठ और तालव्य। तो ये वाला जो आपसे पूछ लिया गया है, तो इस बार ये पूछ लिया गया है। अगली बार आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, या इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, कंठ और तालु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अयोगवाह कौन से हैं। ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ये भी आपका क्लियर ही है पहले से ही। स्वर भी तीन प्रकार के स्वर होते हैं, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीन प्रकार के ये स्वर होते हैं। अब आपको पता ही है कि हर्ष स्वर क्या होते हैं, जो छोटे स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। ये किस में आते हैं? हर्ष स्वर में आते हैं, यानी छोटे स्वर में आते हैं। दीर्घ यानी बड़े स्वर। तो बड़े स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये काय में आते हैं? ये दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर की वैसे तो हमारे लेखनी में, मतलब हमारे जो हम लिखते हैं उसमें हमें कहीं जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन एकांकी और नाटक जो होते हैं उसमें एक एक चीज़ क्लियर की जाती है, इसलिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है प्लुत स्वर की। ये संस्कृत में अधिक ज़रूरत पड़ती थी जब हमारे रामायण और हमारे और भी ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं, उसमें प्लुत स्वर का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम एकांकी में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि प्लुत स्वर होता क्या है? प्लुत स्वर होता है जैसे हमें किसी को बुलाना है, किसी को पुकारना है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। किसी को पुकारना है तो हम क्या कहेंगे? राम, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहेंगे राम, किसी को बुलाएंगे राम, राम, ऐसे तो बुलाएंगे कि भाई राम को बुला रहे हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे? एकांकी में हमको ये भी लिखना पड़ता है कि उसको हमने बुलाया तो कैसे बुलाया। पुकारा, तो पुकारने के लिए हम लिखेंगे उसको। राम को कैसे लिखेंगे? राम को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं राम। इसको कैसे लिखेंगे? तो उसको ऐसे लिखेंगे राम, फिर एस 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 म। ये इसका साइन होता है प्लुत स्वर का। तो ये हो गया राम, यानी काफी लंबा खींचा गया है, बुलाया गया है, किसी को पुकारा गया है। तो ये है प्लुत स्वर। ये छुपा हुआ रहता है
लुप्त रहता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये इस्तेमाल में नहीं है आजकल, एक अंकी में इसको इस्तेमाल करते हैं। पूछ लिया जाए प्लुत स्वर तो क्या होता है, पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक अंकी नाटक में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो ये रहे हमारे सारे व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये सारे व्यंजन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इसके बाद य र ल व श श श ह क्षत्रज्ञ, और इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए जो मैंने लिखा नहीं है, श्र, ठीक है। ये आपके सारे व्यंजन होते हैं क्षत्रज्ञ तक कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें कौन से क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये सारे तो मूल व्यंजन होते हैं, यानी व्यंजन कहलाते हैं टोटल, ठीक है। ये जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम अंतः अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर कट गया है, कोई बात नहीं। अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद ये होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं उच्चारण स्थान। हमेशा उच्चारण स्थान अधिकतर पूछा जाता है, तो पहले उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। तो ये मैंने पहले ही मुंह बना के रखा है आपके लिए, अच्छा सा मुंह है ये, बुरा सा मुंह नहीं बनाया है मैंने। तो पहला है क वर्ग। ये जो बड़ा जो वो दिख रहा है ना, ये बॉक्स, इसको व्यंजन बोलते हैं, यानी ये नॉर्मल व्यंजन है। इनमें अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन यानी ये एक वर्ग बना रहे हैं, जैसे कि ये 5 इस तरफ है। वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं एक समान हो, तो इसमें भी क्या है, इधर भी 5 हैं, इधर भी 5 हैं, इधर भी 5 हैं और इधर भी 5 हैं, तो ये वर्ग बन रहा है यहाँ पर यूं। तो वर्गीय व्यंजन इस तरीके से ये वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। अगर वो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा और कह देगा कि कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो आप इसमें से जो होगा उसको लगा देना कि ये वर्गीय व्यंजन नहीं है और ये वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ। जो आपकी जीभ टकरा रही है ना, जहां पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, स्वर और व्यंजन में यही अंतर होता है। स्वर में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जीभ कहीं भी कोई अवरोध नहीं करती है। आप अ, आ, ई, उ कुछ भी बोलेंगे, कोई अवरोध नहीं होगा। आपकी जो वायु निकल रही है वो सीधी निकल जाएगी, जीभ कोई अवरोध नहीं करेगी, उसको बोलते हैं स्वर। और व्यंजन में अवरोध उत्पन्न होता है, तो इसमें अवरोध उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, वहां से हम पता करेंगे कि ये व्यंजन का उच्चारित स्थान कहाँ पर है। तो क वर्ग में अवरोध कहाँ पर है, क, ख, ग, यानी कि यहाँ कहीं इस एरिया में क, ख, ग बोले जा रहे हैं, तो ये क्या है, कंठ हो जाएगा, ये कंठ, ठीक है। ये हो गया याद हो गया। च, छ, ज, ये कहाँ से है, ये च, छ, ज, देखो ये जो एरिया है, जीभ यहाँ टकरा रही, च, छ, ज, छ, ये तो तालु पे। अगर एक पॉइंट पे टकराती यानी टक्कर होती, तो वो ट, ठ, ड, ढ हो जाते, यानी मूर्धन्य हो जाता। लेकिन ये टकरा नहीं रही है, ये स्पर्श कर रही है, च, छ। आप बोल के देखिए, च, छ, ज, यहाँ पर जीभ अवरोध कर रही है, यहाँ पर स्पर्श करते हुए, तो ये तालु होता है। तो ये कौन से हो जाएंगे, तालव्य, ठीक है। टकराती तो मूर्धन्य होते, लेकिन टकरा नहीं रही है जीभ हमारी, स्पर्श कर रही है, तो ये तालु पे स्पर्श करेगी, ज्यादा एरिया टच करेगा, तो ये तालु हो गया। और तालव्य जो च वर्ग के हैं वो तालव्य कहलाए, ठीक है। इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है ये जीभ स्पर्श करती है
और संघर्ष भी होता है, च छ, यानी कि एकदम क्लियर नहीं है, ट की तरह क्लियर नहीं है, क की तरह क्लियर नहीं है, च छ थोड़ा सा घर्षण होता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श करने में जीव को संघर्ष करना पड़ रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल डायरेक्ट टच नहीं हो रही है, थोड़ा सा च छ ज आप बोल के देखिए, क्लियर हो जाएगा। ट ये मूर्धन्य है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जीव जो है यहाँ पर टकरा रही है। ट ठ ये मूर्धन्य लिखा है। ट ठ ड सारी जो है ट ठ ड ढ ण, यहाँ पर ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य। अब इसमें दो व्यंजन और आते हैं, यानी ये सड़क वाला ड़ है और ये पढ़ाई वाला ढ़ है। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ड़ और ढ। ये बिंदी रख देते हैं नीचे, ये पॉइंट, इस वजह से ये ड़ और ढ कहलाते हैं। सड़क और पढ़ाई, इसमें ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इनको व्यंजन की संख्या से अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है? संख्या ये क्या है कि इनसे मिलकर बने हैं। ये था ड में बिंदी लगाई तो ढ़ बना, तो ये मूल नहीं है, मूल तो यही है, ड ही है, ढ ही है। ये तो बिंदी बना करके एक एक्स्ट्रा बनाया गया है, इसलिए इनको जब मूल व्यंजन काउंट किए जाते हैं तो इनको जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए इनको अलग से रखा गया है, जिन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे आए जिनके लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ा, संस्कृत में ये व्यंजन नहीं थे, तो इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, इससे लिख देता हूँ मैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, तो ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त मतलब इसमें छिपे हुए हैं, ये ड और ढ में छिपे हुए हैं, यानी कि बिंदी लगा दी तभी तो बाहर निकले, जब तक तो छुपे ही हुए थे। संस्कृत में तो छुपे हुए थे, ये थे ही नहीं, हिंदी में आए तब ये सामने आए। तो उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, दो गुण हैं इसमें, एक ही व्यंजन में दो गुण हैं। बिंदी लगा देंगे तो ढ़ की आवाज़ आएगी, नहीं लगाएंगे तो ड की आवाज़ आएगी, या ढ की आवाज़ आएगी या ड की आवाज़ आएगी, तो जैसा भी है दो गुण हैं इनमें, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और उत्क्षिप्त कहा जाता है, ये छिपे हुए व्यंजन है इसमें, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ता वर्ग पर। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, ता वर्ग पर आते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। ता वर्ग जो है दंत्य वर्ग है, ये दंत्य। जब तक आप दांतों से टच नहीं करोगे तब तक ये आप नहीं बोल पाओगे। त थ द ध न, तो ये दांतों से जीव को टच करना पड़ता है, इसलिए ये दंत्य वर्ग हो गए। और प फ ब म ये ओष्ठ के वर्ग हैं। यानी आप ओष्ठ टच करोगे तभी ये आवाज आएगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। प फ ब भ म ओष्ठ वर्ग के हैं। इसके बाद ये आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यानी कि इनका क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसलिए अंतःस्थ कह दिया है इनको। य, अब य आ तो गले से रहा है, कंठ के यहाँ से आ रहा है, लेकिन तालव्य मतलब तालू पर हमें जीव कर्व करनी पड़ रही है, थोड़ी मोड़नी पड़ रही है। य आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जीभ जो है आपके तालू पे थोड़ी सी मोड़ी है, तभी आपकी आवाज आई है य, इसलिए ये तालव्य है। य तालव्य य। ठीक है, र, ये र और ल ये दांत से बोले जाते हैं। दांत के जो मसूड़े होते हैं ना ऊपर, वहां पर टच किया जाता है, इसलिए इनको दंत मूल कहते हैं। दंत मूल व्यंजन इन दोनों को। ठीक है, र और ल, र ल, इनको दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं वहां पर टच किया जाता है, ऊपरी दांत पर। दंत मूल इसलिए कहलाते हैं ये। फिर वह तो आपको पता ही है, ऊपर के दांत और नीचे के होठ, दोनों होठों से नहीं बोला जाता है ये। ऊपर के दांत यानी ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ,
ये होता है व। नीचे का होठ और ऊपर के दांत, व ऐसे बोलिए आप, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दंत ओष्ठ्य है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन याद हो गए। इसके बाद आता है ऊष्म संघर्षी। इनको ऊष्म संघर्षी क्यों कहते हैं? ऊष्म संघर्षी इनको इसलिए कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर तक इनकी आवाज़ निकालोगे श श, तो आपको ऊष्मा टाइप की महसूस होगी, क्योंकि ये घर्षण, अत्यधिक घर्षण होता है, यहाँ पर अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है जीव को बोलने के लिए, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस वजह से इनको ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। अब ये कैसे बोले जाते हैं ये हम देख लेते हैं। स बोला जाता है, सीटी वाला स। सीटी वाला स हम यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से। ये यहाँ स्थान, ये जीव जब यहाँ तालू पर टच करेगी यहाँ पर, तब ये श बोला जाएगा, श। तो ये तालव्य हो गया। ठीक है, फिर ये जीव मूर्धन्य यहाँ पर मूर्धा पर टच करेगी, तब हम षटकोण वाला स बोलेंगे, श श। ठीक है, तो ये मूर्धन्य हो गया। फिर ये अब और बाहर आ जाएगी दंत मूल। दंत मूल यानी दांत के मसूड़े, वहां पर टच करेंगे तो ये दंत मूल बन जाएगा, ये वाला स। ठीक है, दंत मूल स स। ठीक है, ह ह ह हमारी यहाँ पर जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, स्वर यंत्रियाँ होती हैं, यहाँ पर वहाँ से आवाज आती है ह ह। स्वर यंत्रियाँ, स्वर यंत्रियाँ कहाँ पढ़ते हैं हम? सघोष अघोष जब पढ़ते हैं तो स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपन जो हो रहा है वो होता है ह, तो इसको क्या कहेंगे? स्वर यंत्रिय, स्वर यंत्रीय ह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसमें संघर्षी व्यंजन हो गए। अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि ये दो व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बनाया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब कौन कौन से दो व्यंजन मिला के बनाया गया है इसको देख लेते हैं। ये बनाया गया है, सीटी वाला जो स होता है वो आधा लिया है इन्होंने, यानी कि ये प्लस र, श्र। ये श्र है, श और र से मिलकर के बनता है। यह है छ, तो ये बनता है आधा क यानी कि हलंत वाला क प्लस स, ये बनता है। यानी कि इसे कभी भी छ नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि छ तो ये है, ये कहाँ गया, छ ये है, ये छ है, तो ये छ कैसे हो सकता है? तो ये है क्ष, यानी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, ऐसे बोला जाता है इसको, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षत्रिय हूँ। इस तरीके से इसको बोलोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि ये क्या है, क्ष, यानी कि क और स। त्र, ये तो सबको पता है, त्र क्या होता है, त प्लस र। संयुक्त है ये। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनमें दो व्यंजन संयुक्त हैं, इसलिए। ज्ञ, ज्ञ को कैसे लिखते हैं? ज होता है ज प्लस अय, ये होता है ज्ञ, यानी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज इसमें थोड़ा साइलेंट रहता है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ज्ञ। ठीक है, ज्ञ। तो ये आपको चारों याद हो गए संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये होते हैं ऊष्म संघर्षी, यानी ऊष्मा संघर्ष के साथ में ऊष्मा निकले। श, टकरा नहीं, इसमें जीव टकरा नहीं रही है, संघर्ष कर रही है, हवा निकल रही है और जीव एक आकार से उससे संघर्ष कर रही है। तो श, स, श, तीनों तरह के श हैं। ये तालव्य से बोला जाता है, यानी यहाँ से बोला जाता है। मूर्धन्य यानी यहाँ से बोला जाता है। और स यानी कि दंत मूल, दांत के मसूड़े से टकरा करके ये स बोला जाता है, स। और ह जो स्वर यंत्रियों से ह बोला जाता है, यहाँ से। तो ये हो गए व्यंजन के प्रकार। यहाँ से व्यंजन हमारे होते हैं कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं कि व्यंजन से जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में व्यापम द्वारा, वो कौन कौन से हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, च, छ, ज, झ उदाहरण हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है। ये लिखा हुआ है स्पर्श संघर्षी, च, छ, ज, झ उदाहरण है। तो ये किसके हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं अपन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज, आधा ज और य, आधा ज और य से बना है ये, तो ज्ञ, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये कैसे इन्होंने पूछा है, घुमा के पूछा है थोड़ा सा। क्या पूछा है? जिह्वा द्वारा यानी हमारी जीव द्वारा श्वास के अवरोध। तो अवरोध कहाँ पे हो रहा है? देखो, क वर्ग में अवरोध हो रहा है, यहाँ पे कंठ में अवरोध हो रहा है, जिह्वा द्वारा होता है ये। यहाँ पे जो अवरोध होता है वो जिह्वा द्वारा होता है। क ख ग बोलते हैं, तो जिह्वा द्वारा ही यहाँ पर जो अवरोध हो रहा है वो कंठ है। च छ ज झ ये भी जिह्वा द्वारा अवरोध हो रहा है, ठीक है। ट ठ ड ये भी जिह्वा द्वारा अवरोध हो रहा है। त थ द ध न ये भी जिह्वा द्वारा अवरोध हो रहा है। लेकिन प फ ब भ व इसमें जिह्वा का कोई रोल नहीं है, इसमें ओष्ठ का रोल है। ओष्ठ द्वारा, होठों द्वारा अवरोध हो रहा है, तो केवल 4 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी जिह्वा द्वारा व्यंजनों को श्वास के अवरोध के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये जिह्वा द्वारा अवरोध किए जाते हैं और ये ओष्ठ द्वारा अवरोध किए जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हमारे टॉपिक रहेंगे आगत ग्रहित व्यंजन। अभी व्यंजन अपन ने पूरे नहीं पढ़ पाए हैं, आगत ग्रहित व्यंजन हमारे रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और शब्दकोश, ये 3-4 टॉपिक जो हमारे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।